1289 करोड़ रुपीस। ये है वेकफिट का आईपीओ साइज। इसमें 377 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू होगा और 912 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल। कंपनी 2016 में शुरू हुई थी और मैट्रेसेस बेचती थी, लेकिन बस ऑनलाइन। कंपनी बिना किसी मिडलमैन के मेमोरी फोम मैट्रेसेस बेचती है। कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा था कि अगर कस्टमर को उनका मैट्रेस फर्स्ट 100 डेज में पसंद ना आए तो वो इन्हें वापस कर सकते थे। और अब जब कंपनी का आईपीओ आने वाला है, कंपनी में काफी चेंजेस आए हैं। कंपनी अब एक फुल होम सॉल्यूशंस ब्रांड में बदल रही है और सोफा से योगा मैट्स तक सब बेचती है। कंपनी ग्रोथ अचीव करने के लिए कन्वेंशनल मेथड्स का भी यूज कर रही है और बड़े शहरों में ऑफलाइन ब्रांड्स भी सेटअप कर रही है। इनफैक्ट कंपनी के आईपीओ का ज्यादातर हिस्सा ऑफलाइन एक्सपेंशन में ही यूज होगा। कंपनी के ये चेंजेस शायद कंपनी के लिए फायदेमंद भी हैं। रीसेंट ईयर्स में कंपनी ने अपना रेवेन्यू पर ईयर लगभग 25% बढ़ाया है। लास्ट 6 मंथ्स में कंपनी ने अपना पहला प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम होम फर्निशिंग इंडस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे वेकफिट इस इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन लाने की कोशिश कर रहा है। हम कंपनी का D2C मॉडल भी एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें हम कंपनी के सप्लाई चेन को समझेंगे। एंड में हम कंपनी का करंट कंडीशन भी देखेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होम फर्निशिंग इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। यह इंडस्ट्री 11 to 13% पर ईयर के हेल्दी रेट से बढ़ रहा है। इस मार्केट में लीडरशिप कैप्चर करना भी मुश्किल है। लोग बहुत फ्रीक्वेंटली नए बेड्स या मैट्रेसेस नहीं खरीदते, तो इस मार्केट में ज्यादा रिपीट कस्टमर्स भी नहीं होते हैं। जब कस्टमर्स कुछ खरीदते भी हैं तो हाई कॉस्ट के कारण वो ब्रांड से ज्यादा प्राइसेस पे फोकस करते हैं। तो इस स्पेस में किसी इन्वेस्टेबल बिजनेस के लिए कैसे जगह हो सकती है? देखो दोस्तों, वेकफिट इंडिया के होम फर्निशिंग में हो रहे चेंज पे बेट ले रहा है। फिलहाल इस मार्केट में ज्यादातर छोटे और अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं। ज्यादातर इंडियंस अपना फर्नीचर आसपास के छोटे स्टोर से ही खरीदते हैं या लोकल कारपेंटर से बनवाते हैं। हम अपने मैट्रेसेस भी ज्यादातर अपने लोकेलिटी के स्टोर से ही खरीदते हैं। ऐसे में प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं होते, सप्लायर्स डिसीजन मेकिंग में डेटा का यूज नहीं करते और ब्रांड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन भी नहीं होता है। लेकिन ये मार्केट अब बदल रहा है। यहाँ एक प्रीमियम या मास प्रेस्टीज सेगमेंट बन रहा है, जो मैट्रेसेस के लिए ऑर्गेनाइज प्लेयर्स में स्विच कर रहा है। 2019 में मैट्रेस मार्केट का 20% ऑर्गेनाइज था। अगले 5 सालों में ऑर्गेनाइज प्लेयर्स ने 30% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। फर्नीचर और डेकोर में भी ऐसा ही एक शिफ्ट आ रहा है। लोग अपने होम परचेजेस अब ऑनलाइन भी करना स्टार्ट कर रहे हैं। इससे ब्रांडेड प्लेयर्स को फायदा मिल सकता है, जो ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स का फायदा उठा सकते हैं। मार्केट के इसी शिफ्ट पे वेकफिट बेट ले रहा है। कंपनी खुद को एक वैल्यू प्रीमियम ब्रांड जैसे पोजीशन कर रही है। इसके 3 मेजर वर्टिकल्स हैं। पहला है मैट्रेसेस। ये कंपनी का कोर बिजनेस है, जो कंपनी का लगभग 60% रेवेन्यू कमाता है। दूसरा है फर्नीचर। ये कंपनी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। इस सेगमेंट के सेल्स पिछले 2 सालों में 34% के CAGR से बढ़े हैं। तीसरा सेगमेंट है मिसलेनियस फर्निशिंग्स और डेकोर। इस सेगमेंट में लाइटिंग, बेड लिनन्स और किचनवेयर जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। इस सेगमेंट से कंपनी के सबसे ज्यादा रिपीट कस्टमर्स भी आते हैं। मतलब वेकफिट खुद को होम नीड्स के लिए एक वन स्टॉप शॉप में बदल रहा है। ये ऑलमोस्ट एक इंडियन आइकिया जैसा है और कंपनी के मार्केटिंग के हिसाब से वेकफिट खुद को ऐसी ही पोजीशन भी कर रहा है। वेकफिट अपने इंडस्ट्री में D2C प्ले कर रहा है। कंपनी अपने वैल्यू चेन का एक बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। मिडलमैन हटा के और पूरे प्रोसेस का कंट्रोल लेके कंपनी अपने मार्जिन्स इंप्रूव कर सकती है, ज्यादा डेटा कलेक्ट कर सकती है और अपना ब्रांड एक्सपीरियंस भी बेटर कंट्रोल कर सकती है। मतलब कंपनी ने अपने बिजनेस के फिजिकल पार्ट्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन इन हाउस बिल्ड किए हैं। चलिए कंपनी के ये तीनों पार्ट्स एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत करते हैं। ज्यादातर होम ब्रांड्स एक्चुअली अपने प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते। ये ज्यादातर अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं और फिर मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करते हैं। वेकफिट भी अपने प्रोडक्ट्स खुद डेवलप करता है और वो भी बहुत तेजी से। फाइनेंशियल 25 में कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में 3070 नए SKUs ऐड किए। लेकिन अपने कंपेटिटर्स की तरह वेकफिट मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स नहीं करता। कंपनी अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग 5 बड़े प्लांट्स में होता है। ये प्लांट्स लीज्ड हैं और इनमें इंपोर्टेड मशीनरी लगा है। ये एक एक्सपेंसिव सेटअप है, लेकिन अगर कंपनी फुल कैपेसिटी के आसपास भी ऑपरेट करती है
तो इसे दूसरों के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचने से बेटर मार्जिन्स मिल सकते हैं। और वेकफिट ने ये अचीव भी कर लिया है। कंपनी के फैक्ट्रीज 70% कैपेसिटी से ज्यादा पे ऑपरेट करते हैं। लेकिन खुद के फैक्ट्रीज ऑपरेट करने का एक ट्रेड ऑफ भी होता है। इससे कंपनी को बेटर मार्जिन्स और कंट्रोल तो मिलता है। जैसे कंपनी ने स्मार्टर प्रोक्योरमेंट डिसीजंस के थ्रू बस 2 साल में अपने ग्रॉस मार्जिन्स लगभग 43% से मिड 50% तक पहुंचा दिए। लेकिन इससे कंपनी का रिस्क भी बढ़ जाता है। इतने सारे एसेट्स मेंटेन करने के लिए और कंपनी को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा सेल्स मेंटेन करने की जरूरत होती है। कंपनी को हर छोटे फ्लक्चुएशन का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कंपनी को रॉ मटेरियल प्राइसेस के फ्लक्चुएशन से खुद डील करना पड़ता है। कंपनी ग्लोबल केमिकल साइकिल्स, फ्रेट कॉस्ट्स और करेंसी स्विंग्स, इन सारे फैक्टर्स से एक्सपोज्ड है। लेकिन कंपनी के वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स को प्राइस राइजेस या फ्लक्चुएशंस एक्सेप्ट नहीं होते। इसके कारण कंपनी को इन फ्लक्चुएशंस का इफेक्ट खुद ही अब्सॉर्ब करना पड़ता है। कंपनी के रॉ मटेरियल इंपोर्ट कॉस्ट्स लास्ट 2 साल में टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट्स के लो 20% से 38% तक बढ़ गए हैं। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की। कंपनी एक टाइट नेटवर्क ऑपरेट करती है। इसमें एक सेंट्रल मदर वेयरहाउस होता है जो पूरे इंडिया के अलग अलग नोड्स में अपने गुड्स भेजता है। ज्यादातर डिलीवरीज कंपनी की खुद की फ्लीट हैंडल करती है। थर्ड पार्टी का यूज सिर्फ तभी होता है जब किसी रिमोट एरिया में पैकेज भेजना हो। इस प्रोसेस को मास्टर करना आसान नहीं है। इस इंडस्ट्री में कंपनी को ऑलमोस्ट हमेशा फर्नीचर और मैट्रेसेस जैसे बल्की आइटम्स हैंडल करने होते हैं, लेकिन इन्हें मूव करना मुश्किल होता है। कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए इन आइटम्स को रीजनेबल प्राइसेस पे मूव करना पड़ता है। वेकफिट के पास यहाँ एक एडवांटेज है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे कंप्रेस करती है ताकि इसे इजीली शिप किया जा सके। इनफैक्ट कंपनी के कई प्रोडक्ट्स इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे कंपनी अपने मैट्रेसेस रोल पैक करती है और इन्हें स्फेरो क्यूब्स में कंप्रेस करती है। इससे मैट्रेसेस एक सिंगल डब्बे में फिट हो सकते हैं जिसे एक इंसान भी कैरी कर सकता है। कंपनी अपने फर्नीचर्स भी फ्लैट पैक्स में बेचती है। ये कंपोनेंट्स का एक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है जो कस्टमर के घर में असेंबल किया जाता है। इन अरेंजमेंट्स के कारण कंपनी ट्रक्स और वेयरहाउसेस में ज्यादा यूनिट स्टोर कर सकती है और ट्रांजिट में डैमेजेस भी कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन। कस्टमर्स के लिए वेकफिट के D2C मॉडल का सबसे विजिबल पार्ट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट तो करती है, लेकिन ज्यादातर सेल्स कंपनी के खुद के चैनल से ही होते हैं। इसमें भी एक ट्रेड ऑफ है। थर्ड पार्टीज के थ्रू सेल करने से कंपनी को विजिबिलिटी मिलती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन आउटसोर्स करके कंपनी के मार्जिन्स 20 to 25% कम हो सकते हैं। इंटरेस्टिंगली कंपनी के खुद के चैनल में एक बड़ा चेंज आ रहा है। हिस्टोरिकली वेकफिट का वेबसाइट कंपनी के बिजनेस का सबसे बड़ा पिलर रहा है। ये कंपनी के D2C अपील का एक बड़ा हिस्सा भी है। वेबसाइट को चलाने का कॉस्ट बहुत कम होता है। इससे जितना चाहो उतना स्केल भी किया जा सकता है और इससे जनरेटेड डेटा से इनसाइट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन कंपनी का फोकस अब कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड या कोको स्टोर्स का नेटवर्क बढ़ाने में है। कस्टमर्स भी फिजिकल स्टोर से बड़े परचेजेस करने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इस साल के पहले 6 मंथ्स में कंपनी का फिजिकल स्टोर से एवरेज ऑर्डर वैल्यू या AOV वेबसाइट से लगभग 79% ज्यादा था। इसलिए कंपनी अब अपने ऑफलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने में फोकस कर रही है। मार्च 2023 में कंपनी के बस 23 स्टोर्स थे। सितंबर 2025 तक ये नंबर 62 सिटीज में 125 स्टोर्स तक बढ़ गया। जैसे जैसे कंपनी ये शिफ्ट कर रही है, कंपनी के सेल्स का एक बड़ा हिस्सा भी ऑफलाइन में ही शिफ्ट हो रहा है। फाइनेंशियल 23 में ऑफलाइन सेल्स कंपनी के रेवेन्यू में 11% कंट्रीब्यूट करते थे। ये अब कंपनी के रेवेन्यू में 41% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कंपनी शिफ्ट में और इन्वेस्ट भी करेगी। IPO से रेज्ड फंड्स का यूज 117 नए फिजिकल स्टोर्स खोलने में होगा। ये नए स्टोर्स कंपनी के करंट स्टोर्स से छोटे होंगे। कंपनी बेंगलुरु में IKEA जैसे 2 बड़े स्टोर्स खोलने का प्लान भी कर रही है। इस एक्सपेंशन से भी कंपनी को नए कॉम्प्लेक्सिटीज से डील करना होगा। हर नए स्टोर पे कंपनी को एडिशनल रेंट, स्टाफ, इक्विपमेंट और मार्केटिंग एक्सपेंस बियर करना होगा। अब ये तो थे कंपनी के इन हाउस एक्टिविटीज। कंपनी के कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे उनका एक्सटेंसिव रिवर्स लॉजिस्टिक सिस्टम और फर्नीचर इंस्टॉलर्स का एक फ्लीट जो कस्टमर्स के घरों में फर्नीचर सेटअप करता है। लेकिन कंपनी के ऑपरेशंस में एक मेजर ट्रेंड देखने मिल रहा है। कंपनी ने लगातार ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिससे कंपनी को बेटर कंट्रोल मिले और इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव हो। लेकिन इन डिसीजंस के लिए कंपनी को काफी कैपिटल स्पेंड करना पड़ रहा है और इन डिसीजन से कंपनी के ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिस्क्स भी बढ़े हैं। अब ये डिसीजन सही है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कंपनी अभी भी नई है और इसने रिसेंटली ही प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव किया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कुछ अच्छे साइंस हैं।
कंपनी काफी तेजी से बढ़ रही है। फाइनेंशियल 23 से 25 तक कंपनी का रेवेन्यू हर साल लगभग 25% बढ़ा। ये कंपनी के ऑर्गेनाइज कंपटीटर से 1.6 टाइम्स ज्यादा तेज है। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट हाफ में कंपनी ने 724 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू और 35 करोड़ रुपीस का पैट रिपोर्ट किया। कंपनी बिना मार्केटिंग पे ज्यादा डिपेंड किए मार्केट शेयर भी कैप्चर कर रही है। इनफैक्ट कंपनी के प्रमोशन एक्सपेंसेस कम हुए हैं। फाइनेंशियल 23 में ये रेवेन्यू का लगभग 11.8% थे। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट हाफ तक ये नंबर 5% तक गिर गया है। कंपनी के यूनिट इकोनॉमिक्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। फाइनेंशियल 23 में कंपनी के ऑपरेशंस में एक पॉइंट आया जहां कंपनी का इबिट्टा नेगेटिव 10.6% से एक साल में पॉजिटिव 6% तक इंप्रूव हो गया। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट हाफ में कंपनी का इबिट्टा मार्जिन 14% तक बढ़ा है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ के कारण कंपनी ने अपना पहला पैट भी रिपोर्ट किया। लेकिन इस डेवलपमेंट में एक चैलेंज है। कंपनी के कैपिटल इंटेंसिव चॉइसेस के कारण कोई डेट्स ना होने के बावजूद इसके बैलेंस शीट पे इंपैक्ट पड़ रहा है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी के कोर बिजनेस से जनरेटेड कैश नए फैसिलिटीज सेटअप करने में गया। पिछले 2 सालों में कंपनी का डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हुआ है। कंपनी ने 350 करोड़ रुपीस के फ्यूचर लीज पेमेंट्स का कमिटमेंट भी किया है। वेकफिट का बिजनेस बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहा है। कंपनी ने अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में एंटर किया, मार्केट शेयर कैप्चर किया और यूनिट इकोनॉमिक्स भी इंप्रूव किए। आपको क्या लगता है, क्या कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाएगी? और क्या कंपनी अपने कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस के रिस्क भी हैंडल कर पाएगी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, यह भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।